Good morning. I'm Dr. Sanjay Jain, Associate Professor in Mathematics, SPC Government College Ajmer. Today, I'm taking a lecture on inventory theory. Earlier, we are also taking 6 to 7 lecture on inventory theory, in which we are completing all the model and introduction of inventory model having no shortage. Today we are taking inventory model with probability demand. So this is a new type chapter of inventory theory. Earlier we have studied all models with deterministic demand, in which shortage or without shortage. So today we are taking inventory theory of probabilistic demand. Okay, so first we are taking classification of inventory theory with probabilistic demand. जैसे हमने पहले वाले मॉडल्स में इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन डिफाइन किया था, जहाँ पर सारे मॉडल चाहे वो विद शॉर्टेज थे या विदाउट शॉर्टेज थे उनका क्लासिफिकेशन किया था हमने, और तीन तीन मॉडल उनके बनाए थे। उन तीन तीन मॉडल के डेरिवेशन हमने देखे हैं वीडियो लेक्चर, और लास्ट में पीडीएफ और दिया गया था आपको। आज हम प्रायिकता डिमांड वाले या प्रायिकता मांग वाले मॉडल को पढ़ रहे हैं। जब वास्तविक मांग हमें पता नहीं हो, ज्ञात नहीं हो कि हमें कितना सामान मंगाना चाहिए, तो हम एक अंदाजन मंगाते हैं जिसे हम प्रत्याशित मांग कह सकते हैं। कि हमारा अगर सामान कभी 100% उठता है, वही सामान कभी 80% उठता है, तो हम 90% का एक एवरेज मानते हुए प्रत्याशित मांग के आधार पर प्रत्याशित लागत को न्यूनतम करते हुए तालिका स्तर का चयन करेंगे या ज्ञात करेंगे। ओके, तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में कि हमें जो डिमांड है वो वास्तविक ज्ञात नहीं होती है। हम हमेशा प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लेंगे, प्रतिशत में लेंगे। ओके, सो प्रायिकता जो मॉडल बनेंगे प्रोबेबिलिस्टिक या प्रायिकतात्मक मॉडल, जिसे निदर्श कहा जाता है, यहाँ पर स्थिर मांग वाले मॉडल को हम दो भागों में बांट रहे हैं। कौन कौन से? पहला है सिंगल पीरियड मॉडल, एकल काल निदर्श, या जो ऐसा हमने पहले वाले मॉडल्स में देखा था या क्लासिफिकेशन किया था जो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम सबसे पहले लेते थे नो शॉर्टेज मॉडल, जहाँ शॉर्टेज होती ही नहीं थी, यानी कि C2 जीरो था। यहाँ हम ले रहे हैं नो सेटअप कॉस्ट मॉडल, यानी व्यवस्था में लगने वाली लागत रहित, यानी कि C3 हमारा यहाँ पर नहीं होगा। ओके, इस तरह के मॉडल दो तरह के हम क्लासीफाई कर रहे हैं, थर्ड ए और थर्ड बी। थर्ड ए में हम जो हमारी डिमांड है आर, उसको डिस्क्रिएट ले रहे हैं। ओके, और थर्ड बी में हम कंटिन्यूस ले रहे हैं। डिमांड हमारी कंटिन्यूस या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होती है। डिस्क्रिएट में क्या होता है, डेसिमल्स या आपको टुकड़ों में दे रखी हो, इतने समय तक ये, इतने समय तक ये डिस्क्रिएट वाले नेचर में आती है। कंटिन्यूस में कंटिन्यूस आपका डिमांड बढ़ेगा या घटेगा। तो ये दो तरह के मॉडल हम, जब व्यवस्था लागत रहित मॉडल हो तो दो तरह के मॉडल पढ़ेंगे हम। दूसरा है अगर हमारा यूनिफॉर्म डिमांड हो, यूनिफॉर्म डिमांड में भी हम दो तरह के वही दो तरह के ले रहे हैं, फोर्थ ए फोर्थ बी। थर्ड हमारा था नो सेटअप कॉस्ट विदाउट सेटअप कॉस्ट या नो सेटअप कॉस्ट। फोर्थ में है यूनिफॉर्म डिमांड, फोर्थ ए एंड फोर्थ बी, दैट इज़ द सेम डिस्क्रिएट आर और कंटिन्यूस आर। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन है इन्वेंट्री का। यहाँ हमको चार मॉडल
टोटल पढ़ने हैं जिनमें दो दो हमने डिवाइड किए हैं। एक जो विदाउट सेटअप कॉस्ट है, जिनमें हम डिस्क्रीट ले सकते हैं, कंटिन्यूस ले सकते हैं। दूसरा हमने यूनिफॉर्म डिमांड लिया है और उसमें भी डिस्क्रीट है और कंटिन्यूस है। ओके, तो ये हमारा मेन क्लासिफिकेशन था। तो सबसे पहले आज हम थर्ड ए डिस्क्रीट आर के लिए मॉडलिंग कर रहे हैं या मॉडल डेवलप कर रहे हैं या इसके लिए ईओक्यू निकाल रहे हैं। यहाँ ईओक्यू और ये निकालने का तरीका जो हमारा डिटर्मिनिस्टिक में था, जो हम डिफरेंशियल कैलकुलस मेथड काम में लेते हैं, उसमें कुछ चेंजेस होंगे। उस चेंजेस के लिए मैंने एक मॉडल आपको करके बताना है कैसे कर रहे हैं, फिर हम आगे वाले मॉडल इजीली समझ जाएंगे। तो यहाँ पहला मॉडल ले रहे हैं हम थर्ड ए सिंगल पीरियड मॉडल विथ डिस्क्रीट डिमांड, असंतत मांग वाला एकल काल निदर्श मॉडल। यहाँ पे नो सेटअप कॉस्ट मॉडल होता है, व्यवस्था लागत रहित निदर्श मॉडलिंग होगी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमें एक ऑप्टिमम ऑर्डर लेवल जेड फाइंड आउट करना है विच इनिशिएट्स द टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट अंडर द फॉलोइंग एज्यूम्शंस। इन एज्यूम्शन के साथ उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैसी हो, मिनिमम हो। यहाँ हम टोटल कॉस्ट नहीं बोलते हैं क्योंकि टोटल डिमांड भी हमें नहीं पता है। यहाँ प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड पता है, इसलिए हम कौन सी कॉस्ट लेंगे, एक्सपेक्टेड कॉस्ट। ये ध्यान रखिएगा आप। इस तरह के मॉडल में, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में टोटल डिमांड नहीं लेके हम, टोटल कॉस्ट नहीं लेके हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट लेते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में डिमांड होती है, आपको एग्जैक्ट पता भी नहीं होगी, इसलिए एग्जैक्ट कॉस्ट आएगी भी नहीं, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ही चलेगा। ओके, तो उसके लिए क्या क्या हम मॉडल मांग रहे हैं। टी स्टार इज़ द कांस्टेंट इंटरवल बिटवीन ऑर्डर एंड रीऑर्डर, दैट इज रीऑर्डर टाइम। स्टार लिया है, आदेशों के मध्य अंतराल में पुनरादेशी समय, पुनः आदेश देने का समय टी स्टार कांस्टेंट है। प्रत्येक चक्रकाल टी के प्रारंभ में तालिका स्तर जेड है। इसे समझिएगा आप, हम इनिशियल लेवल पे हमें इन्वेंट्री का जो लेवल है वो जेड होगा। अगर ये डिमांड से बड़ा होता है या छोटा होता है वो हमें देखना पड़ेगा। डिमांड अगर हमारी आर है तो हम हर मॉडल के दो केस लेंगे, जब जेड आर से बड़ा हो या जेड आर से छोटा हो। तो यहाँ जो मॉडल है वो दो दो केस में बटेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। पिछले वाले मॉडल से, पिछले वाले मॉडल में ऐसा नहीं था, यहाँ पे है। रेट ऑफ डिमांड आर इज डिस्क्रीट, ये हमने बेसिक एजम्पशन वहाँ माना ही है। मांग की दर आर असंतत है। PR is the probability of the required R unit in time t। t समय में R इकाइयों की आवश्यकता होने की probability PR है। ठीक है, लीड टाइम 0 का है, इसका मतलब सामान देते ही, आदेश देते ही आपको सामान अवेलेबल होता है। ओके, होल्डिंग कॉस्ट C1 है, शॉर्टेज कॉस्ट C2 है। C3 सेटअप विदाउट सेटअप मॉडल है, इसलिए C3 इसमें होगा ही नहीं। तो ये C1 C2 है, जबकि पहले जो हमने मॉडल पढ़े थे वहाँ C1 C3 आता था, C2 नहीं रहता था विदाउट शॉर्टेज मॉडल में। विद शॉर्टेज मॉडल में C2 भी था। तो ये हमें विद विदाउट किस तरह का मॉडल है उसमें ये ध्यान रखने पड़ेंगे। यहाँ प्रोबेबिलिस्टिक में सेटअप कॉस्ट नहीं आ रही है, दैट इज़ C3 नहीं है। ओके, तो जो हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट बनेगी उसमें C3 नहीं आएगा। तो ये एजम्पशन मानते हुए हम मॉडल डेवलप कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले आप डायग्राम समझिएगा। इनिशियल लेवल O पॉइंट से आप देख रहे हैं इन्वेंट्री जेड हमको दी हुई है। ओके, आर हमारी डिमांड थी। आर कैसा है, यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे आर लेस देन इक्वल टू जेड, आर जेड से छोटा है। तो ये जो आपको पोजीशन दिखा रहे हैं आर जेड से छोटा, जो खाली स्पेस में आपको आर दिखाया है, इसका मतलब इन्वेंट्री कितनी आपकी आपके पास अवेलेबल है, जेड माइनस आर। ओके, जेड बड़ा है, आर छोटा है, तो जेड माइनस इन्वेंट्री, ये जो डॉटेड लाइन है वो आपके पास अवेलेबल है। तो जेड माइनस आर इन्वेंट्री आपके पास अवेलेबल है आपकी आर डिमांड में से, और जेड टोटल इन्वेंट्री है। ये डायग्राम इस तरीके से प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड में इस तरीके से शो होता है, इनिशियल लेवल पे ही आपके पास होती है, और वो प्रोबेबिलिटी के कारण ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। इस तरीके से चलते चलते आपकी चलेगी आर लेस देन
जेड तक। ओके, तो यहाँ पर हम पहला केस, चूँकि यहाँ पे मांग तात्क्षणिक है, आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, अतः हम ये मानते हैं कि एक चक्र के प्रारंभ में मांग की पूर्ति हो जाती है, पहला साइकिल में पूरी मांग आपको यहाँ मिल जाती है। ओके, पहला केस जब मांग आर लेस देन जेड हो, तो ये हम तालिका का स्तर देख रहे हैं। हाँ, जेड बड़ा है, आर छोटा है, तो हमने जेड बड़ा मिलना है इन्वेंट्री ओरिजिन से, और आर छोटा है, तो हमें कुल जेड माइनस आर टी समय तक डिमांड प्रारंभ में पूर्ति में उपलब्ध रहेगी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस स्थिति में कुल मांग आर की एक चक्र के प्रारंभ में ही पूर्ति हो जाती है तथा शेष जेड माइनस आर समय में टी के लिए कुल उपलब्ध रहती है। जेड माइनस आर समय तक टी समय के लिए डिमांड आपके पास पूरी एक जैसी अवेलेबल रहती है, इसीलिए ये डायग्राम आपका रेक्टेंगल टाइप बन रहा है, आप पे पूरे टाइम बराबर अवेलेबल है। ओके, तो इस समय लगने वाली कॉस्ट या संचयन लागत या कुल लागत जो बोलते हो आप, यहाँ स्टार लगा रखा डबल, उसका मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड लागत है ये। और एक्सपेक्टेड लागत क्या होगी, अगर C1 पर यूनिट है तो आप पे कितनी अवेलेबल है, जेड माइनस आर, तो जेड माइनस आर इंटू क्या हो जाएगी, C1। कब, जब जेड आर से छोटा हो, आर लेस देन इक्वल टू जेड हो, जेड बड़ा हो। ओके, ये पहला केस है, ठीक है, और इसको इन्होंने समझाया है। ये तो हमारी कुल लागत लगने वाली है। मान्यता 4 जो हमने अभी एजम्पशन पढ़े थे, उसमें आर इकाइयों की आवश्यकता की प्रोबेबिलिटी हमने कहा था कितनी है, PR है। तो यहाँ लागत कैसे निकलेगी, प्रायिकता की फॉर्म में। जो हमारी ये संचयन लागत है एक्सपेक्टेड कॉस्ट होती है, और एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या होती है आप जानते हो, तो फंक्शन इंटू PI। जो संचयन लागत है वो आपका फंक्शन हो गया जेड माइनस आर C1। यहाँ आप देखेंगे जेड माइनस आर C1 कब से कब तक, आर जब 0 से कहाँ तक हो, जेड तक हो, जेड माइनस आर, क्योंकि आर छोटा है इसलिए आर 0 से जेड, जेड माइनस आर C1। ये वैल्यू आ रही है हमारी यहाँ से कुल लागत या संचयन लागत से, लेकिन एक्सपेक्टेड कॉस्ट है ये, इसलिए प्रोबेबिलिटी से भी मल्टीप्लाई होगी, इसलिए यहाँ पे ये PR आ रहा है। कब आ रहा है ये, जेड माइनस आर C1 समेशन आर 0 टू जेड, जब जब आर जेड से छोटा हो, तो ये हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट होगी, कुल प्रत्याशित लागत प्रति इकाई समय C1 के कारण, इसलिए हमने इसको इक्वेशन 1 कहा है, C1 से बनने वाली कॉस्ट। ओके, एक्सपेक्टेड कॉस्ट। ये पहला केस हुआ जब आर लेस देन जेड है इक्वल टू। सेकंड केस हम ले रहे हैं आगे, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, प्रोबेबिलिस्टिक में डायग्राम रेक्टेंगुलर की शेप में है। ओके, सेकंड केस ले रहे हैं हम, जहाँ उल्टा है, आर बड़ा है जेड से, तो डेफिनेटली जो ये ओरिजिन से बाहर आपको दिख रहा है आर, ये बड़ा है, और डिमांड आपकी जो आपको अवेलेबल हो रही है वो जेड आपकी ये खाली हिस्से में दिखा रहे हैं, तो अंदर वाली जो ये शॉर्टेज रहेगी आपके पास, ये डॉटेड जो है वो कितनी हो जाएगी, आर माइनस जेड, तभी तो ये टोटल आर हो जाएगा वापस, आर में से ये जेड जो आपके पास अवेलेबल है, तो बची कितनी, आर माइनस जेड, ये आर माइनस जेड तक आपके पास क्या है, शॉर्टेज है। ओके, तो जो हमारी कुल लागत, अभाव लागत जो होगी वो कितनी होगी, आर माइनस जेड इंटू लागत कॉस्ट कितनी होती है, C2 पर यूनिट, तो आर माइनस जेड इंटू C2, जैसे अभी हमने पिछले उसमें निकाली थी, पिछले स्लाइड में जेड माइनस आर इंटू C1 होल्डिंग कॉस्ट थी। यहाँ पे आर चूँकि बड़ा है जेड से, तो लॉस कितना हो रहा है आपको, शॉर्टेज कितना हो रहा है, वो आर माइनस जेड इंटू C2 हो रहा है, जब आर बड़ा है जेड से। ये आपकी अभाव लागत है, और इस बात के होने की प्रोबेबिलिटी यदि PR है, तो हमारी एक्सपेक्टेड लागत कितनी हो जाएगी, आर जेड प्लस 1 से, क्योंकि जेड तक इक्वल वाला केस हम पिछली स्लाइड में ले चुके हैं, जेड लेस देन इक्वल टू आर, तो जेड बराबर आर तक का केस हमारा पहले आ चुका है, तो जेड अगला आएगा, और डिस्क्रिएट डिमांड है तो अगली वैल्यू क्या होगी, जेड प्लस 1, तो आर बराबर जेड प्लस 1 से लेके इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगा, आर माइनस जेड इंटू C2, ये तो अभाव लागत हुई, और एक्सपेक्टेड है इसलिए प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई होगी, वो PR। ये कब होगा, जब R ग्रेटर देन हो जेड से। तो ये हमारी समीकरण 2 बनी, जो अभाव लागत के कारण बनी है। तो एक पहली समीकरण बनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट होल्ड अप कॉस्ट के कारण, दूसरी बन रही है एक्सपेक्टेड
लॉस या शॉर्टेज के कारण। ये दोनों समीकरण हमारी टोटल कुल प्रत्याशित लागत प्रति इकाई समय बनानी है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जो हमारा CZ बनेगा प्रत्याशित लागत, वो ये रेड रेक्टेंगल में हमने शो कर रखा है। हमने इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दिया है। जोड़ने से जो ये कॉस्ट बनी है, ये हमारी कहलाती है लागत समीकरण। अब यहाँ पर Z भी वेरिएबल, R भी वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी R में है, तो वो भी इस तरह केवल C1 C2 आपकी फिक्स कॉस्टें रहेंगी। तो इनको हमारा जो पिछला डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला था वो यहाँ लगाना इतना बेनिफिट वाला नहीं रहता है। तो यहाँ हम एक नया मेथड काम में ले रहे हैं जो डिफरेंशिएशन वाला नहीं है, लेकिन उससे कुछ मिलता जुलता है, जिसे हम संख्यात्मक विश्लेषण में काम में लेते हैं। परिमित अंतर कलन, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर है। ये भी डिफरेंस ऑपरेटर, डिफरेंशियल नहीं है, डिफरेंस ऑपरेटर है। इसमें हम क्या लेते हैं कि किसी भी CZ के न्यूनतम होने के लिए क्या चीज़ जरूरी होती है, हम फाइनाइट डिफरेंस लेंगे CZ-1 का, और एक फाइनाइट डिफरेंस लेंगे इसकी नेक्स्ट डिस्क्रीट वैल्यू दैट इज CZ का। अगर ये दोनों की वैल्यू के बीच में 0 लाई करता है तो हमारा इष्टतम हल या न्यूनतम लागत Z-1 से Z के मध्य रहेगा। ये हमारी परिमित अंतरकलन विधि से न्यूनतम होने की शर्त होती है। इसको हम काम में लेते हैं फाइनाइट डिफरेंसेस में। न्यूमेरिकल एनालिसिस आप पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले होंगे, मैं बता देता हूँ। इसमें कुछ नहीं होता है। फॉरवर्ड fx का मतलब क्या होता है, fx+1 माइनस fx, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू फंक्शन के आर्गुमेंटल वैल्यू माइनस सेम वैल्यू। तो यहाँ पे डेल CZ-1 है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो CZ-1 माइनस CZ-2। यहाँ पर आपको इन्होंने परिभाषा से बताया, ये पहले डेल CZ ले रहे हैं, ये इधर आगे वाला डेल CZ को क्या लिखेंगे हम, नेक्स्ट वैल्यू माइनस सेम वैल्यू। तो ये हो जाएगा डेल CZ+1 माइनस CZ। हमने CZ निकाल रखा है समीकरण 3 में। CZ+1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, Z की जगह Z+1 रख देंगे। तो ये पहला समीकरण हमारा Z+1 रखने पाया। माइनस की क्वांटिटी ये सबसे नीचे वाली लाइन में आ रही है, और वापस हमारा क्या आ रहा है CZ, वो हम यों का यों रख देते हैं, जो हमारा लागत समीकरण है 3। हमने क्या किया, डेल CZ निकालने के लिए पहले हमने CZ+1 लिया। CZ+1 कैसे लिया, हमने समीकरण 3 में Z को Z+1 रख दिया, माइनस CZ एज इट इज़ जो हमारी समीकरण 3 थी वो रख दी। तो हमें क्या मिलेगा, फाइनाइट डिफरेंस CZ या डेल CZ। इसको जब हम सॉल्व करते हैं और वो खोल के, तो हमें समीकरण 5 मिलता है। डेल CZ इज नथिंग बट C1 प्लस C2 समेशन R0 to Z PR माइनस C2। ओके, इसी तरीके से अब हम डेल CZ-1 निकाल रहे हैं, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में था पिछले समीकरण में, वो हमारा आता है। इसी तरीके से निकालना है आपको। CZ-1 करोगे तो हमारे पास ये वैल्यू इस तरह से आ जाएंगी, C1 प्लस C2 R0 से Z-1 PR माइनस C2। तो ये दो समीकरण हमारे पास 6 और 5 आई है। ये 5 और 6 हमारी जो न्यूनतम होने की शर्त थी समीकरण 4, हम उसमें रख के, और जो हमारा समेशन में PR है उसको कॉमन लेके ये इस तरीके से लिख के समीकरण 7 हमें मिल जाती है। दोनों तरफ हम वेरिएबल ले लेते हैं और कांस्टेंट वैल्यू बीच में ले रहे हैं। ठीक है, तो 7 से तालिका स्तर का इष्टतम मान प्राप्त हो रहा है। जो हमारा PR को, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिमांड R को मिनिमाइज करने वाले फॉर्मूला जो हमने काम में लिया था फाइनाइट डिफरेंस से, उससे हमारी वैल्यू जब PR R बराबर 0 से Z-1 हो या R बराबर 0 से Z हो, तो इसके बीच में लाई करती है C2/C1 प्लस C2 के। ओके, ये हमारा इष्टतम मान प्राप्त होता है। इसको हमने रेड एंड सर्किल से कर दिया है। ये हमारा EOQ है, ये फार्मूला हमारा काम आएगा। PR आपको दिया होगा अलग अलग वैल्यू पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, जिनको आप यूज़ करके C1 C2 आपको दिया हुआ होगा, और इन PR की वैल्यू इन समेशन फॉर्म वाले क्वेश्चंस में यूज़ करके आप इष्टतम मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम 2 केस और ले रहे हैं। यदि
Z0 एक ऐसी वैल्यू हमें मिल रही हो जिसमें देखिए जो हमने फाइनाइट डिफरेंस में मिनिमम वाली कंडीशन ली थी उसमें बराबर वाला हमने वहाँ लिया था। यहाँ पे हम ले रहे हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेस देन आए, ये हमने ब्लू स्टार लगाया है। और दूसरी कंडीशन ली हमने जब राइट हैंड साइड में लेस देन आवे, ग्रेटर देन वाली में, तो यहाँ भी हमने रेड स्टार लिया है। तो दो जगह अलग अलग और दो जगह इक्वल है, एक बार लेस देन हो और एक बार इक्वल हो, जबकि पहले मॉडल में दोनों इक्वल थे। और यहाँ पर एक बार इक्वल है, दूसरे में लेस देन है, तब हमारे इष्टतम मान जो होते हैं तालिका के वो Z0 से Z0 या Z0+1 होता है, और नीचे वाले में Z0 या Z0-1 होता है। ये हम वैल्यू देख लेंगे प्रोबेबिलिटी और C1 C2 की रख के कि हमारे दोनों में से किस में आ रहा है, उस अकॉर्डिंग हमारा इष्टतम मान हो जाएगा। ओके, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में काम में आते हैं। आप प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को भी देख के आप इष्टतम मान निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है और जो पर्टिकुलर इस नाम से ही फेमस है और इस तरह का आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, न्यूज़पेपर बॉय प्रॉब्लम। ये करीब करीब प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का प्योरली एप्लीकेशन है जो आप प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में काम में करते हैं। थोड़ा सा इसको साधारण भाषा में समझ लीजिए। आप जब भी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन कहीं भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि सुबह पहले मॉर्निंग टाइम्स में अखबार बेचने वाला काफ़ी सारे अखबार लेके बेचने को निकलता है, और उससे जो उस समय होता है उसे पता नहीं होता मेरे हाथ में जितने अखबार हैं वो बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। कौन सा अखबार भी अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं, उनमें से कौन सा अखबार कितना बिकेगा, कितना रहेगा। तो यहाँ पर अखबार वाले को पता नहीं है मुझे कितना मिलेगा, कितना क्वांटिटी रखनी चाहिए। कभी उसके ज़्यादा भी बिक जाते हैं, कभी नहीं भी बिकते हैं। तो इन सब के बीच में तालमेल रखते हुए वो कैसे इष्टतम निकाले कि उसको ज़्यादा लॉस ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। उसे कितना रोज़ ऑर्डर लेना चाहिए, अखबार लेके चलना चाहिए। ओके, इसको न्यूज़पेपर बॉय प्रॉब्लम कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे अखबार बेचने वाला लड़का कुछ प्रतियाँ खरीद कर उन्हें बेचता है। कभी कभी प्रतियाँ बिकने से शेष बच जाती है और कभी कभी रद्दी में बेचनी पड़ती है, तो कभी अभाव हो जाता है, उसके पास अखबार ही ख़त्म हो जाते हैं बेचने के लिए। तो यहाँ पे कुछ हमने मॉडल को डिमांड को नोटिफाइड किया है। ए को अगर हम अखबार की लागत कह रहे हैं, जो लागत उस अखबार वाले को पड़ रही है। बी जिस मूल्य में वो बेच रहा है अखबार, ठीक है, डेफिनेटली कम माल में कम रेट में नहीं बेचेगा, तो बी हमेशा ए से ज़्यादा होगा, फ़ायदा लेने के लिए ही बेच रहा है वो। ठीक है, सी विक्रय मूल्य लागत है अखबार का टी समय पश्चात। मान लिया टी समय पश्चात वो सी जो है वो ए से बड़ा होगा, उसके बाद बेच रहा है। और डी है अभाव लागत, कुछ समय वही। तो इस तरह से ए बी सी डी आपको डिफाइन कर दिए हैं। और यहाँ पर पहला केस ले रहे हैं जब आर बड़ा हो जेड से, तो उसे लाभ निश्चित होगा क्योंकि उसके पास बिकने के लिए अखबार पूरी मात्रा में है। तो उस समय होने वाला लाभ जो हमने पहले मॉडल बनाया था उसी तरीके से हम समेशन में रख के करते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू मिल रही है। ओके, निश्चित लाभ जो मिलेगा वही है। सेकंड केस, जब उसको जितना चाहिए उतना माल ही नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर लाभ के लिए और जो होगा वो ये वैल्यू होगी कि जितना उसको मिल गया बस उतना ही बिके, ज़्यादा नहीं बिके, तो अपने आप उसको लाभ होगा। लेकिन जितना उसको मिला हुआ है उतना नहीं बिक रहा है, तो उसको अखबार भी पड़े रह गए और माल भी नहीं बिका, तो ये वाला लाभ ये। अब हम यहाँ पर इसको हमारे उस फॉर्मूले में रखते हैं, डिफरेंस ऑपरेटर वाले फार्मूले में। तो जो पी जेड की वैल्यू है उसको हमने यहाँ सम कर लिया और उसमें रख के जब हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो पी जेड का अधिकतम लाभ के लिए ये सिस्टम जो हमने रेड एंड सर्किल किया है ये फार्मूला आता है। और ये फार्मूला वही है जो हमने अभी मॉडल निकाला है, उसमें रखने पे वैल्यू जो आती है। यहाँ हमने इनको नाम दे दिए ए बी सी डी, वहाँ C2/C1 + C2 था, यहाँ ए बी सी डी अलग अलग क्लासीफाई कर दिए, तो ये मॉडल आ रहा है। तो निम्न तालिका, जिसमें तालिका स्तर जेड का इष्टतम मान प्राप्त हो जाएगा आपको। ये ए बी सी डी दी हुई हो आपको और जेड Z-1 और इनका पी आर की वैल्यू दी हुई हो,
तो आप ये क्वेश्चन जो हमारा इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है इस मॉडल का, वो हम काम में ले सकते हैं। न्यूज़पेपर बॉय प्रॉब्लम, किसी भी अखबार वाले की ये प्रॉब्लम आप उससे डेटा लेके भी सॉल्व करके उसको दे सकते हैं। इस पे हम एक न्यूमेरिकल भी ले रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। ये न्यूमेरिकल हालांकि बहुत पुरानी ओल्ड कॉस्ट के है, आजकल ये कॉस्ट नहीं है, आप कॉस्ट बढ़ा भी देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे एग्जाम्पल को आप 10% 100% से बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक अखबार बेचने वाला लड़का 30 पैसा प्रति सांध्य अखबार खरीद कर 30 पैसे पर में उसको एक अखबार पढ़ रहा है, एक इवनिंग का न्यूज़पेपर, और 70 पैसा प्रति अखबार वो बेचता है। जितने का अखबार है 30 पैसे का 70 पैसे में बेच रहा है। बिना बिके अखबार नहीं लौटा सकता वो वापस, मतलब वो रद्दी है, एकदम प्योरली रद्दी है। दैनिक मांग बंटन निम्नानुसार है। यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर वो कुछ कॉस्ट में मान लिया 30 पैसे में लिया और 15 में लौटा सकता है तो उसका लॉस कम हो सकता है। दुकानदार वापस 15 में लेता हो तो वो 15 में लौटा के 15 पैसे वाला लॉस रहेगा उसको। ओके, वो वाले मॉडल भी आएंगे ABCD में पूरे। यहाँ आपको उसने प्रतिदिन के हिसाब से आपकी डिमांड और वो दे रखी है प्रोबेबिलिटी। मान लिया एक दिन 23 अखबार बिकने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 24 की 0.3 है, इस तरह से 32 अखबार तक बिकने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 23 से 32 तक। वह प्रतिदिन मांग पिछले दिन की मांग से स्वतंत्र हो, यानी कि कल कितने बिके उसका आज से कोई लेना देना नहीं हो, या आज कितने बिक रहे हैं उनका कल आने वाले कल से कोई लेना देना नहीं हो, तो ये इंडिपेंडेंट है, तब ये प्रोबेबिलिटी आ रही है। अगर ये डिपेंडेंट हो एक दूसरे पे कल कितने बिके तो बात अलग होगी, ठीक है, तब मॉडलिंग अलग होगी। यहाँ पे ये हम मांग रहे हैं क्योंकि ये हमारा बेसिक एज्यूम्पशन है कि डिमांड जो है वो हमारी डिस्क्रीट है और पिछले दिन की डिमांड से अगले दिन की डिमांड का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं संचय लागत C1 हमारी है जो हमको अखबार लेने पे लग रही है 0.30 पैसा है, इसलिए अभाव लागत कितनी रहेगी अगर उस पर अखबार ख़त्म हो जाए। जो वो 70 पैसे में बेच रहा था, 30 पैसे उसको लागत लग रही थी, तो 40 पैसे का उसको नुकसान हो रहा है। तो C1 C2 आ गया हमारे पास। हम यहाँ पे ये वैल्यू रख रहे हैं। 23 अखबार उसके मिनिमम बिक रहे हैं, 23 से लेके Z-1 तक बिके। C2 हमने 0.40 रखेंगे, नीचे 0.40 0.30 यानी 0.70, डेसिमल हट जाएंगे। और इधर जब हम आएंगे तो 23 से लेके Z तक, यहाँ Z-1 है या Z तक है, तो हमें एक ऐसी प्रोबेबिलिटी चाहिए जो 23 से Z-1 तक और 23 से Z तक की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/7 को फॉलो करे, इसके बीच में ये आए। और 4/7 का वैल्यू कितना है 0.57। ओके, तो हमारी जो अंतिम दो से लास्ट दो से हम क्या देख पा रहे हैं, 23 से Z जो है वो बड़ा होना चाहिए 0.57 से। ओके, ये लास्ट वाले दो देख रहे हैं हम। 23 से लेके Z तक का PR है, इसको उल्टा कर दें तो ये लेस देन है तो वो ग्रेटर देन बन जाएगा 4/7 किससे 0.57 से। और दूसरा जो मॉडल हम ले रहे हैं, अब हमने क्या करा वैल्यू रख दी सबकी, जब इनको खोलेंगे 23 से 27 तक और 23 से 28 तक, क्योंकि Z की वैल्यू आप 28 तक दे रहे हो तो Z-1 कितना हो जाएगा 27। तो 23 से लेके 27 तक के PR हमने जोड़े तो 0.57 आ रहा है, और 23 से लेके 28 तक के हमने जोड़े तो 0.65 आ रहा है, जो कि 0.65 है 28 तक वाला, वो 0.27 से बड़ा है। तो इसका मतलब जो हमारा मॉडल है वो इस तरह का है, 23 से 27 तक 0.40 का लॉस जो है वो लाई किस किस के बीच में कर रहा है, 0.57 कब आने के लिए 0.65 में। ओके, 27 से ये और यहाँ 23 से 28 तक। तो इसका मतलब ये जो लेस देन वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है सेकंड फेज वाली भी। तो आपको कम से कम इष्टतम आदेश 28 अखबार आपको अपने पास रखने चाहिए। तो 0.57 जो है ये मिनिमम से मिनिमम वैल्यू रखेगा C1 और C2 की, तो आपको लॉस नहीं होगा, कम से कम होगा। अब यही वैल्यू, यही चीज़ जो अभी हमने ABCD में डिफाइन किया था मॉडल, वो हम यहाँ देख सकते हैं। A की वैल्यू 0.30, B की वैल्यू 0.70, C और D हमारे इस फॉर्मूले में 0 हो रहे हैं क्योंकि न तो उसको अभाव लागत लग रही है न उसका पिछले दिन का अगले दिन पे कोई है।
तो ये वैल्यू आप उसमें रखेंगे तो वापस से हमारा पहला फार्मूले से अकॉर्डिंग यही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यानी कि उसको 28 अखबार डेली खरीदने चाहिए ताकि उसको लॉस ना हो। तो ये हमारा इन्वेंट्री, प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री का आज हमने पहला मॉडल डिटर्मिनिस्टिक के लिए थर्ड ए को आज हमने पढ़ा है और इसको समझाने की कोशिश करिए। आपको थर्ड बी में कंटिन्यूस आर होगा और फिर आगे के मॉडल होंगे। तो ये मॉडल आपको अगर समझ में आ जाएगा, उसी तरह से है ऑप्टिमल निकालने के लिए हम जो पिछले मॉडल से डिफरेंशियल कैलकुलस की जगह फाइनाइट डिफरेंस वाला मेथड काम में ले रहे हैं। डेल सी जेड क्या है वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, सेम वैल्यू फंक्शन की माइनस प्रीवियस वैल्यू, ओके। और उनको रखते हुए हमने वैल्यू निकाली। पी जेड या पी आर आपको हमेशा न्यूमेरिकल में दिया होगा और हमको कहाँ से कहाँ तक लेके चलना है, 0 से z-1 और 0 से z के बीच में कोई एक ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यहाँ 28 आ रही थी अभी हमारे इस केस में, तो 28 हमने ली है जो सेटिस्फाई कर रही है और न्यूज़पेपर बॉय प्रॉब्लम हमने समझाया, उसी मॉडल को हमने यहाँ लिया है और उसी मॉडल का ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है और डेली जीवन में हमारे रोज़ काम में आने वाला ये मॉडल है। अखबार वाले अगर इस मॉडल को फॉलो करेंगे तो उन्हें लॉस नहीं होगा, कभी भी प्रॉफिट बना रहेगा। तो ये आज के लिए इतना